तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा डाले। तो आज हम क्लास 12 के पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं छोटू? फिजिक्स के चैप्टर नंबर शायद 6, 7, 8, 9, 10 नहीं, 7th होगा शायद, ऑप्टिक। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ये क्लास 10th में कुछ ना कुछ ही चलोगे, तो हम ये मानकर चलते हैं कि तुम सब कुछ ना कुछ क्लास 10th में ये पढ़े होगा, समझा। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्या, जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक। बाबू मेरे यहां से तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन 2 गो फिक्स रखेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बोले तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन 2 गो फिक्स रहेगा, और 2 नंबर वाला क्वेश्चन 2 गो कम से कम फिक्स रहेगा, यानी कि 2। और ऑब्जेक्टिव का तो बात ही नहीं करो, हम सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, ऑप्टिक। हम क्लास आज यही भी पढ़ाएंगे, आज के क्लास में यही स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर जी, ये ऑप्टिक। ऑप्टिक बोले तो प्रकाश की, क्या, प्रकाश की, किरण प्रकाश की, ये प्रकाश की। अभी बात वहां पर हमने जाएंगे सिर्फ ऑप्टिक। ऑप्टिक क्या है सर जी? तो स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन। प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्टिक। यानी कि इस चैप्टर में हम पूरी तरह हम क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट के बारे में। यानी कि सूर्य से जो निकलने वाली प्रकाश है, चाहे यहाँ बल्ब से निकलने वाली प्रकाश है, वो सभी के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उसी को हम बोलेंगे क्या, ऑप्टिक। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक। अब बाबू मेरे ये लाइट क्या है सर जी? लाइट यानी कि प्रकाश क्या है सर जी? तो तुमसे बोलेगा जी प्रकाश हुआ कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे वाला, आंसर जवाब हो जाएगा ये तुम्हारा बच्चे वाला। अभी तुम सब बोलेगा सर जी तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखना। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है सर जी? जैसे एक्सरे पर देखा है, एक्सरे कभी करवा है, गामा रे, गामा रे, यूवी रे, यूवी रे। इसी में से एक आता क्या, लाइट। एक और रहता जो लाइट। टोटल जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होता है? टोटल विद्युत चुंबकीय होता है 7। क्या होता है? 7। जिसमें से हमको मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है लाइट, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, हम पढ़ाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, ये सब हमको क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। और ये लाइट जो होता है ये हमको क्या करता है, दिखाई पड़ता है। जैसे देख रहा तुम सबको लाइट दिखाई पड़ता है, इसी के कारण से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इसका जो होता है बाबू मेरे तरंग दैर्घ्य, यहाँ पर ये सब मिटा देते हैं क्योंकि हमको सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो लाइट क्या है सर जी? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जिसका तरंग दैर्घ्य 3600 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक होता है। कितना? 3600 एंगस्ट्रोम से लेकर 7800 एंगस्ट्रोम होता है। क्या लिखना है लाइट के बारे में? लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है सर जी जिसका तरंग दैर्घ्य 3600 से 7800 एंगस्ट्रोम। कहीं कोई बुक में तुमको लिखेगा मिलेगा 4000 से 4000 टू 8000 एंगस्ट्रोम, ठीक ना। तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि 3600 नहीं 400 या 7800 नहीं कि 8000, समझा कि नहीं। तो 400 से 8000 एंगस्ट्रोम के बीच में होता है, ठीक ना। लाइट क्या सर जी? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 3600 से 7800 एंगस्ट्रोम होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या कहते हैं? देख पाते हैं। अब ये लाइट के द्वारा बहुत सारे घटना होती है। इस मतलब इस लाइट के द्वारा बहुत सारे क्या होती है, घटना। 1 मिनट थोड़ा सा इंक डालने दो। चलो थोड़ा सा मेरा हिंदी पर नहीं जाना, तरंग दैर्घ्य थोड़ा सा गलत है। हाँ, हिंदी पे उतना मत जाओ, हिंदी थोड़ा मेरा बहुत ही कमजोर है, ना के बराबर मतलब हिंदी याद हमको, लेकिन ठीक है। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बहुत सारी घटना, जैसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, वायुमंडलीय वर्तनांक, वायुमंडलीय वर्तन, परिकीर्णन, ये सभी घटना को हम क्या करेंगे, इसमें हम अध्ययन करेंगे। यहाँ तक नोट्स कर लियो। हाथ पैर मोड़ कर नहीं बैठने का, कॉपी कलम निकाल लियो तो फटाफट से नोट्स बनाते जाओ, नहीं तो फिर बाद में तुम सबको प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर से हम ऑप्टिक के बहुत अच्छा से पढ़ लिए। ऑप्टिक क्या सर जी? तो लाइट ऑफ स्टडी। लाइट क्या सर जी? तो लाइट एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 से 8000 के बीच में होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब ऑप्टिक होता है वो 2 प्रकार होता है। एक होता है किरण प्रकाश की, क्या था, किरण प्रकाश की।
एक होता है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की इसको बोलते हैं इंग्लिश में रे ऑप्टिक। रे ऑप्टिक इसको बोलेंगे वेव ऑप्टिक। वेव ऑप्टिक्स। ये देखना, अगर इंग्लिश में पढ़ाने का रहता ना मजा आ जाता। देखो घुसमुसिया नहीं आ रहा समझ में तो घुसमुसिया का आराम से लिख दो, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा ना हमको, एक मिनट, सही से लिखना पड़ता है, उतना मतलब ध्यान नहीं देना पड़ता है। रे ऑप्टिक नहीं आ रहा घुसमुसिया तो इसका मतलब समझ लेगा बच्चा अपना। और हिंदी में तो थोड़ा दिक्कत होता है ना, तरंगधारी लिखने के लिए तरंगधारी लिखना पड़ता है। तो चल दो हम ऑप्टिक को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। एक होता है रे ऑप्टिक, एक होता वेव ऑप्टिक, यानी कि तरंगधारी, तरंग ऑप्टिक, किरण ऑप्टिक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सर जी किरण प्रकाश की। तो इसको मैं मिटा दूं। सर जी पहले दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। किरण यानी कि रे। रे क्या है सर जी, रे रे देखो, हम अभी क्या बोले थे कि प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन हम अभी बोलेंगे नहीं, हम प्रकाश की सहायता से वस्तु किसी को नहीं देख पाते हैं। तो तुम सब बोलेगे सर बकलोल है कि मास्टर, देखो हम बताते हैं। अगर हम प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं तो एक काम करते हैं, हम तुमको ऐसे बुक रख देते हैं आगे में, पूरा लाइट सब अगर ऑफ कर देंगे, आगे में बुक रख देंगे, और हम तुम्हारे लाइट को मारेंगे आंख पर। क्या मारेंगे, आंख पर। तुमको लाइट तो मिल ही ना रहा है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, लाइट का। तुम बोला लाइट, किताब ऐसे रख देंगे और लाइट इधर से मारेंगे तुम्हारे आंख पर, बताओ तुम किताब पढ़ पाओगे? नहीं। वो लाइट, तुम्हारा आंख अंधेरिया मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लाइट जैसी हम बुक पर मारेंगे तो हमको दिखाई देना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है भैया? हमको सिर्फ बोला गया कि लाइट की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन हम बोलते कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लाइट की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। नहीं होगा तो भैया देख लेना जाकर। लाइट अगर सॉरी वस्तु कब दिखाई पड़ता है तो लाइट की मदद से नहीं, लाइट की एक घटना होती है जिसको बोलते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें किसी वस्तु को दिखाई पड़ता है। परावर्तन जैसे मतलब इस तरफ रहता वस्तु और इस तरफ लाइट मारो, अब यहां से किरण जाकर टकरा कर तुम्हारे आंख पर आएगा तभी तुमको दिखाई पड़ेगा, अन्यथा दिखाई पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो एक चीज याद रखना कि कभी भी प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। प्रकाश की एक घटना है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। अब यहाँ पर बात किया जाएगा रे ऑप्टिक। तो रे ऑप्टिक क्या है सर जी? तो देखो, प्रकाश जिस पथ से होकर, मतलब जिस पथ पर जाता है, जैसे मान लो ये प्रकाश यहाँ पर देखो बॉल लगा दिए, यहाँ से बहुत सारा ऐसे निकलेगा, ये ऐसे करके बहुत सारे लाइट निकलेगा। तो इसमें से कोई एक ले लो, एक उठा लो, यही मैं उठा लेता हूँ, इसी को बोलते हैं सर जी क्या, किरण। यहाँ पर पार देता हूँ, इसका मैं तो एक तरफ तीर देना, तीर देने का मतलब सीधा प्रकाश की किरणें इस तरफ से इस तरफ उड़ जा रही है, समझा? यानी कि प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ को क्या बोला जाता है, किरण। क्या बोला जाएगा? किरण। क्या बोला जाएगा? किरण। अब इसी के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, किरण प्रकाश की, यानी कि प्रकाश के किरणों के अध्ययन प्रकाश, किरण प्रकाश क्या कहलाता, क्या कहलाता? किरण प्रकाश के। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या सर जी, कि प्रकाश जो होगा, प्रकाश और जो उसका वस्तु होगा, वस्तु का आयाम, वस्तु का आयाम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य से, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य से कई गुना ज्यादा होगा। क्या होगा? कई गुना ज्यादा होगा, याद रखना। इसमें वस्तु का आयाम होगा प्रकाश से क्या होगा, कई गुना ज्यादा होगा। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिर्फ प्रकाश के एक किरण के बारे में, सीधा वाला वो किरण। क्यों पढ़ेंगे उसका रीजन भी आगे चलकर बताएंगे। अगर शुरू में ही इंट्रोडक्शन में अगर पूरा चैप्टर समझ में आ जाए तो फिर चैप्टर है इतना बड़ा कहल, ठीक ना? तो किरण प्रकाश की मतलब एक किरण के बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या रहेगा, वस्तु का आयाम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से कई गुना ज्यादा रहेगा। समझ में आया? यहां तक नोट्स कर लियो। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे वेव, वेव 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 वेव। इसमें पढ़ेंगे तरंग के बारे में, यानी कि किरणें जो होगा, प्रकाश की किरणें, वो क्या होगा, टेढ़े मेढ़े। क्या होगा? टेढ़े मेढ़े। क्या होगा? टेढ़े मेढ़े। और इसमें जो पढ़ेंगे तो वस्तु का आयाम जो होगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बराबर होगा या तो कम होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, ठीक ना? तो ये दोनों चीज लिख लेना। और उसके बाद अब जो है मेन प्रकाश रे ऑप्टिक में, रे ऑप्टिक जो है, रे ऑप्टिक को स्टार्ट किया जाए। क्या इतनी तक बातें समझ में आ रही है? मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि तुम सब 10th में कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़े होगे, इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसमें ये सब दे दिया हूँ। और डायरेक्टली हम चलेंगे अब किस पे, रे ऑप्टिक। क्या स्टार्ट करने वाले हम? रे ऑप्टिक। रे 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 लड़का समझ जाओ, रे ऑप्टिक्स।
किरण प्रकाश की। रे ऑप्टिक में सबसे पहली घटना जिसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तुम सब आराम से समझोगे। अभी हम बोले थे कि किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो यही घटना की मदद से देख पाते हैं, अन्यथा हम किसी भी वस्तु को ऐसे नहीं देख पाएंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या था सर जी? तो प्रकाश तो तुम सब समझ गए, पहले परावर्तन समझ लो। परावर्तन मतलब क्या था जनता? किसी भी वस्तु को टकरा कर वापस आना। जैसे मान लो हम दीवार में बॉल जो है गेंद है और दीवार में ऐसे मार रहे हैं तो वो वापस आएगा, वापस आएगा ना। तो वो बोलेंगे वहां पर क्या हो रहा है? परावर्तन। किसका परावर्तन हो रहा था? बॉल का परावर्तन। जैसे किसी भी मान लो हम ऐसे करके मार्कर को ऐसे मारे हैं, ये फिर वापस आ गया, मारे फिर वापस आ गया, मारे फिर वापस आ गया, इसका मतलब मार्कर का क्या हो रहा है? परावर्तन। तो सेम उसी तरह समझ गए परावर्तन यानी कि प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाना, ये घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक नहीं भैया? अब यहाँ पर क्या बोला था कि एक वैज्ञानिक था, कोई भी हो, हमको वैज्ञानिक के बारे में यहाँ पर मतलब अध्ययन नहीं करना, सिर्फ प्रकाश के बारे में। वैज्ञानिक बोला था कि देखो बउआ, हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, और आईना में जो हमारा फोटो बनता है ना वो भी प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब एगो बुतरू के जाओ, अब बोलो जो कभी कुछ नहीं पढ़ा है, जो कभी कुछ नहीं पढ़ा, अब उसको जाकर बोलो कि भैया हम जो वस्तु देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण देख रहे हैं, तो तुमको लतिया मार देगा, मारेगा कि लतिया। जैसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई मान लो प्यारे प्यारे नन्हे से आंख है, आंख तो यही सी होता। अब बोलेगा कि सर जी यहाँ पर मान लो सूर्य भगवान की प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश ऐसे आता ऐसे, और यहाँ से टकरा कर हमारे आंख पर जाता, तो हमारे आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो हमको दिखाई पड़ता है, तब ये वस्तु हमको दिखाई पड़ता है। अगर ये वस्तु का परिकिरणन का घटना अगर कोई रोक ले तो इसका मतलब सर जी ये वस्तु हमको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ से घटना से आ रही है किरणें टकरा कर इस तरफ जा रही है, अगर बीच में कोई से करके रोक दे तो क्या हमको वस्तु दिखाई पड़ेगा? नहीं। क्या पड़ेगा? नहीं। अच्छा ठीक है सर जी, अगर कुछ ऐसा ही वस्तु में कर दिया जाए जिससे परावर्तन की घटना हो ही नहीं, तो क्या वस्तु दिखाई पड़ेगा? नहीं। जब तक परावर्तन की घटना नहीं होगा जब तक किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। जैसे यहाँ पर से किरण आया, अब कुछ ऐसा चीज इसमें लगा दो जो पूरी किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, अब टकरा कर वापस जाना ही नहीं दे, तो क्या होगा? वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हमरा जैसे चाह मतलब कोई बच्चा एगो नालायक बच्चा वगैरह पूछ लेगा, अब उसको बोला जाएगा कि नहीं भैया हमको विश्वास नहीं है, कने टकराता। जैसे कभी यहाँ पर बोल देंगे देखो भैया, जैसे समझो तुम सब, ये वस्तु है, एकरा पर से किरण टकरा कर हमारे आंख पर पड़ रहा है, तो बोलेगा कहाँ टकरा पड़ रहा है, कहाँ दिखाई पड़ रहा है, हमको दिखाओ। तो इसीलिए वैज्ञानिक एक काल्पनिक रूप से समझाने का प्रयास किया, इसीलिए इसमें हम किसका यूज करेंगे? दर्पण का। क्यों? क्योंकि दर्पण पर देखो परावर्तन यहाँ पर भी हो रहा है, ये वस्तु से टकरा कर हमारे आंख पर आ रहा है लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो बोला देखो भैया किस तरह से वस्तु से टकराता, उससे हम तुमको एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं, जिसको समझाना, जैसे हम सबको समझाना था बच्चा लोग को, वैज्ञानिक को, देखो जिस तरह से टकरा कर हमको दिखाई पड़ता है ना, फोटो बनता है आईना में कैसे बनता है, हम तुमको बस एक एग्जाम्पल की तरह समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए इसमें किसका उपयोग किया गया है? दर्पण का। किसका? दर्पण का। इसीलिए हम पढ़ेंगे कैसे होता परावर्तन। तो भैया परावर्तन सबसे अच्छा किस पर होता सगर। परावर्तन सब पर होता, किसी भी वस्तु पर परावर्तन होता, डिब्बा डिब्बुल सब पर होता, लेकिन सबसे अच्छा अगर किसी पर होता, दिखाई भी पड़ता, तो वो है दर्पण। तो इसीलिए हम एक दर्पण का सहायता से तुम सबको समझाने का कोशिश करेंगे। कैसे सर जी? तो ये एक रहेगा सर जी, ले लेंगे दर्पण। दर्पण बोले तो आईना, ठीक। और ये मान लो कोई किरण है, यहाँ पर सूर्य भगवान की किरण है, एक किरण लेकर आना है, यहाँ पर टकराया। अब तुम सब सिंपलिटी अपने आप बता दोगे कि सर जी यहाँ से आया तो ये टकरा कर कहीं ना कहीं इस तरफ मुड़ेगा। ये तुम सबका फैमिली आ जाती है, मतलब छोटा सा मैटर है। तो ये आने वाली किरण को बोलते हैं हम सब आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जाने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? और इस बीच में क्या रहेगा? एक छोटा सा डाल देंगे जिसका नाम है सर अभिलंब। ठीक है। और ये पर यहाँ पर एक बिंदु है जिसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ओ भाई साहब, मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। और इसके बीच का जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे आई, यानी कि आपतन कोण। इसके बीच का जो कोण बन रहा है उसको बोलेंगे आर, आपतन कोण परावर्तन कोण। क्लास 10th की बात है ये सब, अच्छा समय। यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, यानी कि परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम आएगा। क्या आएगा?
नियम आएगा, जिसमें बोलते हैं हम कितना नियम पूछा जाएगा, 2 नियम है। सबसे पहला नियम है एंगल आई इक्वल एंगल आर, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। आपतन कोण आपस में दोनों क्या है, बराबर है। दूसरा क्या होगा, आपतित किरण आपतित परावर्तित परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या आता है, एक ही तल में होता है, बस ये लिख देना। दूसरा ये सेकंड इसका लॉ है, तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ याद रखना। समझ में आया या नहीं, समझ में आया या नहीं, क्लियर यहाँ तक, परावर्तन समझ में आ गया। तो ये फटाक से नोट्स करो, जिसको नोट्स करना, कहाँ गया क्या बोलते हैं उसको, डस्टर। यहाँ पर छोटी मोटी नन्ही नन्ही थोड़ा सा और बातें कर लेंगे, याद रखना। अभिलंब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभिलंब की एक खासियत है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है सतह के, यानी कि दर्पण के, हमेशा क्या था, परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो लंब है, अभिलंब जो है वो हमेशा क्या रहेगा, दर्पण पर परपेंडिकुलर, यानी कि उसका एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री का, क्या रहेगा, 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर, सेम परपेंडिकुलर, देखना। उसके बाद यहाँ पर कुछ तुम सब और पढ़ा होगा इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। इसके बाद की कहा क्या था, प्रतिबिंब के बारे में क्लास 10th में तुम सब अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। प्रतिबिंब कैसा चीज है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तित या अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर कटे उस बिंदु को क्या बोला जाता है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 2 प्रकार के सर जी, एक होता है, ठीक है, और प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, क्या बोलते हैं, इमेज, क्या बोलते हैं, इमेज, फोटो। अब इसी को काल्पनिक और पार्थिव, ये 2 प्रकार का, एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। यदि परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तित या अपवर्तित किरणें वास्तव में हमने खुद से कटे तो उसको बोलेंगे वास्तविक। अगर उसको जबरदस्ती, मतलब काल्पनिक रूप से मिला जाए, हम सब उसको बोलते हैं अपनी भाषा में जबरदस्ती मिलाओ, तो काल्पनिक रूप से मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें तुम सब क्लास 10th में ही पढ़े गए। उसके बाद यहां से एक और टॉपिक पढ़ेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की प्रकृति, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का प्रकृति वगैरह वगैरह में। सबसे पहले वो समतल लेंगे। एक चीज याद रखना, तुम सब क्लास 10th में ये भी पढ़ा होगा कि कभी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमेशा कितने किरणों की जरूरत होती है, 2 किरणों की, ये सब भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कोई है समतल दर्पण सच्ची, इस तरफ नहीं दो भैया, हम इस तरफ ऐसे पार देते हैं, क्या पार देते हैं, ऐसे ऐसे, ये बोला तुम्हारा क्या समतल दर्पण। और यहाँ पर मान लो कोई जस्ट यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, अब यहाँ से 2 किरणें हमको लेके जाना है। तो मान लो यहाँ पर सूर्य भगवान की किरणें यहाँ से टकरा कर ऐसे किरणें आ रही है, टकरा कर इस तरफ जाएगी, यहाँ से हम 2 किरणें कहीं लेके चल जाएंगे। अब इस तरफ जाएंगे तो ये परावर्तन ऐसे होगा, ठीक है, बीच में जो डाल देंगे वही वाला अभिलंब काका को, ठीक है। और दूसरा किरण कहीं से भी ले जाओ, तुम्हारा मर्द, चाहो तो ऐसे लेकर जाओ, ये थोड़ा सा ऐसे होगा। तो अब बताओ, क्या परावर्तित किरणें दोनों आपस में कहीं कटेगी, एक इस तरफ एक इस तरफ जा रहा है, कभी कटेगा नहीं। तो इसको क्या करोगे, जबरदस्ती गिराओ, तो इसको इधर ना ले जाकर पीछे ले जाओ, इसी को जस्ट इमेजिन करके ले जाना है इसे, जस्ट फील। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लाइन, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई लाइन, मतलब थोड़ा सा देख लेना एडजस्ट तुम सब। किसी के पास यहाँ पर बड़ा स्केल था ना, यहाँ पर इमेज कुछ यहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा मतलब लाइन एड शेड हो रहा है, इसीलिए तुम सबको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछेगा, प्रतिबिंब का प्राकृतिक, क्या पूछेगा, प्राकृतिक, नेचर ऑफ इमेज, पूछेगा प्राकृतिक। सबसे पहले जब बाबू होगा, ये वस्तु होगा, जितना दूरी पर दर्पण के इधर रहेगा उतना ही दूरी अंदर बनेगा, यानी कि वस्तु के दूरी, वस्तु का दूरी इक्वल क्या होगा, बिंब का दूरी, जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब का दूरी, किसका, प्रतिबिंब का दूरी हमेशा क्या रहेगा, बराबर। जिसे मान लो यहाँ से
ये दर्पण है, यहाँ से इतना एंगल पर देखो मेरा लाइन तो मैं गछ रहा हूँ कि टेढ़ है, इसीलिए थोड़ा सा क्या हो गया दिक्कत क्या है कि जितना दूरी पर ये है उतना ही दूरी पर वो अंदर में ही बनना चाहिए प्रतिबिंब। ठीक, अब उसके बाद वस्तु के बराबर साइज का क्या, वस्तु के बराबर साइज का प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के बराबर साइज का। तीसरा क्या आएगा शरीर प्रकृति कि हमेशा इसमें जो प्रतिबिंब बनता वो काल्पनिक रहता है। क्या रहता, काल्पनिक। जब प्रतिबिंब काल्पनिक रहेगा तो वो क्या रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रही है या नहीं, समझ में आ रहा है। और याद रखना वस्तु के हमेशा परपेंडिकुलर, वस्तु के लंबवत हमेशा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के लंबवत हमेशा क्या करता है, प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ये जस्ट सामने, क्या बोलेंगे, जस्ट सामने इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, कि लगभग यहाँ बनना चाहिए। लेकिन बोल लें मेरा लाइन टेढ़ा है, उसका अभी इंच से पार कर तुम सबको हम दिखा देंगे क्या। हमेशा ये समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हमेशा यही बनेगा। तुम वस्तु को कहीं भी रख लो, प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, यहीं पर बनेगा। ये इसकी कुछ क्या है खासियत, हमेशा याद रखना। जैसे कि मान लो दूसरा को लेते हैं, अभी जो बताएं, दर्पण समतल तो मतलब उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। अब वस्तु के हमेशा लंबवत क्या बनेगा, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। हमेशा वस्तु जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर क्या करेगा, प्रतिबिंब। यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे और कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक ले लेते हैं हम दर्पण। मेरे गंदे गंदे चित्र को ज्यादा बुराइयां नहीं करना है, सिर्फ ओनली वन लेजेंड ऑन फोकस स्टडी, यानी कि पढ़ाई। फिर देखो यहाँ दर्पण टेढ़ हो रहा है, यहाँ पर कोई वस्तु रख देते हैं। यहाँ से सपोज करो इसको ऐसे लेकर जाएंगे, ओहो पता नहीं इतना लाइन गंदी गंदी मेरे टेढ़ क्यों हो रहा है इंच के बावजूद। ठीक, दूसरा मैं इसी पे परपेंडिकुलर ले जाता हूँ। अब तुम सब क्लास 10th में पढ़े होगे कि जब किरणें किसी दर्पण के परपेंडिकुलर ले जाई जाती है तो जिस दिशा से आती है उसी दिशा से वापस लौट जाएगा। यानी कि ये खिचुक इधर जाएगा, फिर टकरा कर खिचुक इधर वापस आ जाएगा। गया इसे, फिर टकरा किसी पर वापस आ गया, ये इधर गया तो इधर गया। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, ये याद रखना। हमेशा इस तरफ मैं ले लेता हूँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे बूंदों। मैं उतना बड़ा इंजीनियर नहीं हूँ भैया कि हाथ से ही सीधा लाइन पाड़ दूं। तुम सबको अगर अच्छी तरह से समझाना है मुझे, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ पे कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। अरे छूट जा, यहाँ पर बन रहा है कि नहीं, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है तो दिख रहा है तुम सबको, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अब देखो दिख भी रहा होगा कि दूरी क्या हुआ समान। अभी भी लाइन मेरा क्या हुआ, सीधा नहीं हुआ है। क्यों, देखो ये वाला हल्का सा ऊपर जा रहा है, ये क्या रहा है, ये भी लाइन अभी भी सीधा नहीं हुआ। लेकिन अगर ये डिस्टेंस इसका r है तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, r। क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या था, बराबर। समझा। और कौन सा प्रतिबिंब, तो काल्पनिक व सीधा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। यहां से कुछ न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो कोई दर्पण, कोई समतल दर्पण है जिससे 5 मीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर कितना दूरी पर बनेगा। तो सिंपल, इधर 5 दूरी पर है तो उसका भी दूरी कितना होगा, 5 मीटर। ये सिंपलिटी जवाब है। लेकिन ऐसे पूछेगा कि यदि किसी वस्तु दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो उसके अंदर बनने वाला प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से 5 मीटर दूरी पर पहले वस्तु, उसके बाद अंदर भी बना 5 मीटर की वस्तु, 5 मीटर दूरी पर वस्तु। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी, यानी कि ये 5 और ये 5 टोटल कितना हो जाएगा, 10 मीटर। याद रखना ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए थोड़ा सा क्या करना, ध्यान देना। ये छोटी चीज है लेकिन बहुत फंसाता है। हो सकता पूछ ले, उलट के भी पूछेगा। जैसे मैंने देखा कि दर्पण के 20 सेंटीमीटर पर एक व्यक्ति खड़ा है, जिसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। तो 20 मीटर खड़ा, 20 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक और डाल देगा क्या कि एक लड़के दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो उस लड़के और उस व्यक्ति का प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना है। तो पहले नंबर ये 20 सेंटीमीटर तो होने बना, अब 5 मीटर पर हुआ, 5 सेंटीमीटर पर वो लड़का खड़ा है, तो 20 5 25, यानी कि उसके दर्पण, उसके प्रतिबिंब और
इस लड़के के जैसे कि मान लिया यहाँ पर एक लड़का है जिसका दूरी कितना 20 सेंटीमीटर। अब इसका भी ऑफकोर्सली 20 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन ये लड़का बोला कि 5 सेंटीमीटर पर खड़ा है, कितना 5 सेंटीमीटर पर। अब पूछेगा इसका, इस व्यक्ति का प्रतिबिंब ये बना, इसका भी बनेगा 5 सेंटीमीटर पर, लेकिन हम पूछे इस व्यक्ति का प्रतिबिंब और ये बच्चे का वस्तु के मतलब बच्चे के बीच की दूरी कितना है, तो 20 इधर हो गया 5 इधर हो गया, कितना हो गया 25। तो थोड़ा सा ध्यान देखना, थोड़ा सा यहाँ पर क्या रखना, ध्यान रखना। और याद रखना कभी भी, याद रखना कभी भी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गोलेगा बनाने के लिए तो सिंपलिटी क्या करना है, एक लाइन खींच देना है। अब तो पहले नहीं पढ़ोगे तो इसीलिए तुम सबको अधिक करके दिखाए थे ना, आप जानते हो कि पढ़ लिए हैं। अब वस्तु यहाँ है तो हम जानते हैं कि हमेशा ही वस्तु के लंबवत प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि जस्ट इसके सामने, यानी कि जितना दूर है उतना दूर से इमेजिन करके हम खींच लेते हैं। लग रहा है ना समान दूरी परपेंडिकुलर, लेकिन नहीं लग रहा है परपेंडिकुलर के लिए। इसको बाद मुझे जस्ट इमेजिन करना में थोड़ा में दिक्कत होता है भैया। ठीक है, दूरी समान है, डिस्टेंस हम जानते हैं, मोबाइल पर देखते हैं तो थोड़ा हमको दिख जाता है कि हाँ समान है बराबर है, लेकिन ऐसे देखते हैं पता नहीं चलता है, ऐसे दूर से देखना पड़ता है। थोड़ा अभी भी दूरी है ये यहाँ, ये क्या वस्तु है, ये क्या है प्रतिबिंब में। अब डायरेक्ट किरण आ रहा है, कैसे भी खींच दो, एक किरण ऐसे लेकर चल जाना, इधर कर देना, ऐसे करके आराम से इसको यहाँ पर क्या कर देना, मिला देना। एक किरण इधर से लेकर चल जाना जो ऐसे इधर चला जाएगा, और इसको भी आराम से इस तरफ से मिला देना। कहीं भी ले जाओ कोई मतलब नहीं, लेकिन बस पार देना। अब प्राकृतिक इसका लिख देना। क्लियर क्लियर, ठीक। अब क्वेश्चन एक यहाँ पर ये आएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मैं ये मान फिर से बोल देता हूँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि क्लास 10th में कुछ ना कुछ तुम पढ़े होगे। देखना अब यहाँ पर क्वेश्चन है वो नोट्स करो, नोट्स कि यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखना है आईने के अंदर, दर्पण के अंदर में, तो दर्पण कितना होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति है जो 6 फीट का, कितना 6 फीट का व्यक्ति है। अब उसको एक दर्पण चाहिए, वो सोच रहा है कि हम एक दर्पण ले जिसमें हमारा क्या हो, पूरा बॉडी क्या करे, दिखाई पड़े। तो उसको कितना फीट का या कितना इंच का जो भी हो, जैसे कि मान लो यहाँ पर फीट में दिया तो फीट में, और इंच में देते हैं तो लो भैया मान लो 100 इंच, मान लो 100 इंच देते हैं। 100 इंच का कोई व्यक्ति है, उसको अपना पूरा शरीर अगर देखना है तो उसको दर्पण कितना चाहिए, तो याद रखना अपनी हाइट से उसको जस्ट हाफ हाइट के क्या लाना पड़ेगा, दर्पण। जैसे ये 100 इंच का व्यक्ति है तो उसको अपनी पूरा शरीर देखना है तो उसको 50 इंच का क्या करना पड़ेगा, दर्पण लाना पड़ेगा, अन्यथा वो पूरी बॉडी को दर्पण के अंदर नहीं देख सकता। अगर उसको पूरी बॉडी को अंदर देखना है तो वो अपनी ऊंचाई से आधे ऊंचाई को उसको दर्पण लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। क्लियर, अरे क्लियर, सर क्लियर, ठीक है। तो अब हम जो पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, किसके बारे में, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका परावर्तक सतह क्या था, खोखला। परावर्तक सतह किसको बोलते हैं, ऐसे इधर रंग दिए, ये तो हो गया सर जी कौन सतह, पेंट वाला सतह जिसको हम पेंट करते हैं, जिसका जिधर से चेहरा दिखाई पड़ता है इस तरफ से, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। तो जिसका परावर्तक सतह यानी कि अंदर वाला सतह क्या हो, खोखला, क्या हो, खोखला, उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अब आओ मेरे ऐसे पेंट कर दो। अब ऑफकोर्सली ये अगर, रे हल्ला मत करो, ये खोखला कोई चीज है, इसका फिर से गोला है तो इसके बीच में वो रहेगा ही क्या, त्रिज्या, जिसको हम सब बोलते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको पी से, ये क्लास 10th की बात है बाबू मेरा, जिसको ध्रुव से पी से लिखा जाता है, और इसके बीच में रहता केंद्रक जिसको सी से लिखा जाता है। इसको बीचों बीच तोड़ दो तो एक हो जाएगा अवतल दर्पण, एक हो जाएगा उत्तल दर्पण, एक हो जाएगा अवतल दर्पण, एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। इस साइड वाला कौन दर्पण, अवतल दर्पण, इस साइड वाला आ जाता तुम्हारा उत्तल दर्पण, ठीक। और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम सब बोलते हैं आर, त्रिज्या। किसी भी गोला है केंद्रक से उसका नापा जाएगा तो सभी वो क्या कहलाता, आर कहलाता, त्रिज्या। क्लास 10th में भी पढ़ा होगा।
ठीक, ये त्रिज्या हो गया, इधर भी इसका यह क्या जगह है, त्रिज्या जगह, कहीं से भी ले लो, इसका यहाँ से भी ले लेंगे तो ये क्या जगह है, त्रिज्या ही हो जाए। और ये सब छोटी मोटी बात पड़ा है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो अब फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। तो मात्र 1 सेकंड में मैं इसको क्या कर, 1 मिनट में क्या करता हूँ, खत्म कर देता हूँ। किसके द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, याद रखना। अवतल दर्पण से वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा, याद रखना। कौन, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनेगा, याद रखना। ठीक, कैसे, तो यहाँ 1 मिनट में यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सिर्फ क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव। ये है अवतल दर्पण, इसके कुछ कुछ विशेषताएं हैं। ये सर जी P, ये इसका क्या हो जाएगा C, और ये हो जाएगा इसका इनफिनाइट अंत, और यहाँ पर बीच में जो रहता क्या रहता है, F, फोकस बिंदु। तो यहाँ से यहाँ की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। बोल देना, ये क्लास 10th की बात है, क्लास 10th में रखना है। तो यहाँ पर ये बात कर लेते हैं। अब वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, जहाँ भी रख सकते हैं, या तो ध्रुव पर रख सकते हैं, या तो इसके दोनों के बीच में रख सकते हैं, या तो फोकस पर, या तो फोकस केंद्रक के बीच में, या तो केंद्रक पर, या तो केंद्रक अनंत के बीच में, या तो अनंत पे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल के टोटल 7 जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। और क्वेश्चन भी यही 7 से पूछा जाएगा, बोलेगा कि केंद्रक पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अनंत दूरी पर, अवतल दर्पण में अनंत दूरी पर वस्तु रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ध्रुव पर रखने पर कहाँ बनेगा, फोकस पर रखने पर कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा। तो यहाँ सिंपल एक ही उपाय है। देखो, सबसे पहले हम कहाँ पर रखते हैं, ध्रुव पे। क्या रखेंगे, ध्रुव पे। तो याद रखना, ध्रुव पर प्रतिबिंब, जैसी फोटो मतलब वस्तु को रखेंगे तो उसका सब चीज कहाँ पर बनेगा, ध्रुव पर। क्या बनेगा, ध्रुव पर ही। अब वस्तु के बराबर ही बनेगा और काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक, याद रखना। अब जैसी ध्रुव और फोकस के बीच में यहां पर लाएंगे प्रतिबिंब, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, किरण आरेख खींचेंगे, एक यहां रहेगा, यहां पर से ऐसे टकरा कर कुछ इस तरफ जाएगा, ठीक, और यहां से एक किरण टकरा कर कुछ इस तरफ जाएगा। बताओ, ये कभी आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसको जबरदस्ती मिलाओ कुछ इस तरफ, यानी कि यहां पर जो बना, क्या बना, क्या बना, प्रति। अच्छा, अब यहां पर फोकस और ध्रुव के बीच रखे तो दर्पण, दर्पण के क्या बना, पीछे बना कि नहीं, पीछे बना कि नहीं। मैं थोड़ा सा इंच करपाल से पढ़ता तो थोड़ा और क्या रहता, सही रहता। इंच करपाल से पढ़ता तो थोड़ा क्या रहता, सही रहता। अब क्लास 10th में ये जो किया होगा तुम सबको समझ में, किरण कहाँ कहाँ से ले जाया जा सकता, पढ़ा है। तो ये हमेशा क्या बनेगा, पीछे। और यहाँ पर काल्पनिक बन रहा कि वास्तविक, काल्पनिक हुआ सीधा, काल्पनिक हुआ सीधा बन रहा है जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखे तब। अच्छा, वस्तु से छोटा या वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोड़ा, मतलब जरा सा छोटा। क्या था, जरा सा छोटा बनेगा। क्या बनेगा, जरा सा छोटा। अगर हम फोकस पर लाएंगे तो ये फोकस, ऐसा किरण ऐसे आ जाएगा। पिछला बार देखा था, गलती हो गया। यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक ना। तो याद रखना, इसका प्रतिबिंब जो होगा, देखते हैं, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, फोकस पर चले जाएगा। क्यों, क्योंकि मुख्य के समांतर ले जाने वाली किरण क्या पर कर दी, फोकस पे। और दूसरा किरण कहाँ से ले जाओगे, तो कहीं से लेकर चल जाओ। मैं यहाँ से लेकर चल जाता हूँ, अनंत से। अब अनंत से ले जाएंगे तो जिस दिशा में आता है उसी दिशा में वापस इस तरफ लौट के इस तरफ चलाएगा, है। यानी कि अनंत से मतलब केंद्रक पर से जब किरणें जाई जाती है तो उसी दिशा में फिर वापस चलाता। तो बताओ, ये दोनों आपस में कभी कटेगा नहीं। तो ये नहीं कटेगा तो इसको पीछे कटा। मैं थोड़ा सा लाइन को टेढ़ा पार दिया हूँ, ये टेढ़ा ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखो ऐसे, ये पर ऐसे इधर जाएगा कुछ, और इसको आपस में इधर मिलाना। और इसको भी। अच्छा, धीरे धीरे डिस्टेंस कम हो रहा कि नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ये जाकर मिलेगा। जस्ट फील करो कि ये कुछ ना कहीं जाकर ये मिलेगा ही मिलेगा। तो बताओ, ये प्रतिबिंब का पूछेगा, इसका प्राकृतिक। तो ध्रुव और फोकस के जब बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। और मतलब कितना दूर पर,
इन्हें पूछेगा कितना, तो अनंत दूरी पर, कितना दूरी पर, अनंत दूरी पर। वस्तु से बड़ा कि छोटा, बहुत बड़ा रखना, बहुत बड़ा। काल्पनिक की वास्तविक, काल्पनिक व सीधा। अच्छा, ये चित्र पा रहे तुम सबको बोरिंग लग रहा है, एक काम करते हैं हम यहाँ से, एक ऐसा काम करते हैं जहां से तुम्हारा सब ऑब्जेक्टिव बन जाए। क्लास 10th में जब तुम सब पढ़वे किया होगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो ये सब वगैरह वगैरह की बात हटाओ, डायरेक्टली आ जाओ ट्रिक पे। क्या ट्रिक है सर जी? तो देखो ये रहेगा तुम्हारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये तुम्हारा है मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। ये अनंत दूरी, ये तुम्हारा जगह C, ये तुम्हारा जगह F। ध्रुव पर रखेंगे सब चीज ध्रुव पर। और जैसे ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखेंगे, ये कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इधर इस तरफ, अनंत दूरी पर बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण में सिर्फ एक यहीं पर वस्तु रखने से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बाकी बाद हर जगह रखेंगे तो क्या बनेगा, वास्तविक। जैसे अब यहां से हम ले लेंगे फोकस पर, कहां पर, फोकस पर, तो ये अब याद रखना सॉरी अगर ये रखे हैं हम फोकस पर, तो ये कहां पर बनेगा, अनंत पर। याद रखना, याद रखो, बस इतना ही काफी है। अब बताओ, ये फोकस पर रखेंगे, अनंत पर बनेगा, तो याद रखना वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक। ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, वास्तविक। अब जैसे इसको पीछे लगाए फोकस और केंद्रक के बीच में, फोकस और केंद्रक के बीच में, तो ये भी चलाएगा आगे, केंद्रक सॉरी अनंत और केंद्रक के बीच में। अब जैसे इसको केंद्रक पर लाएंगे तो ये भी कहां पर आ जाएगा, केंद्रक पर। और जैसे इसको पीछे लेकर चला जाएंगे तो ये भी चला जाएगा इस तरफ। देख रहा है ना, केंद्रक और अनंत के दूर में, तो फोकस और केंद्रक के बीच में। अगर जैसे ही लाएंगे अनंत पर, तो यहाँ चला पर आएगा, ये फोकस पर बन जाएगा। कितने लोग को समझ में आया ये ट्रिक, मजा आया ना। और यहां से इधर के जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, सॉरी यहां से सब बनेगा कौन सर जी, वास्तविक और उल्टा। याद रखना, वास्तविक और उल्टा। और काल्पनिक हमेशा इस, अब पूछेगा कौन ऐसा दर्पण है जब हम काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो देखो अभी समतल में सिर्फ काल्पनिक बन रहा था, और इसमें काल्पनिक भी बना और वास्तविक भी बना, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना या नहीं। तो इसमें काल्पनिक भी बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक और सीधा। वस्तु को कहां पर रहना चाहिए, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। समझा, मैं इतना शॉर्ट में इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम तुम सबको 10वां में ये चीज पढ़ा चुके हैं। और यहां पर से एक चीज और, जैसे जैसे वस्तु को दूर करते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होते जाएगा। क्या होता जाएगा, छोटा। जैसे कि यहां पर रखे थे तो वस्तु, यहां पर फोकस पर रखे थे तो मेरा वस्तु कहां पर बना था, अनंत पर। तो बड़ा की बहुत बड़ा, याद रखना, बहुत बड़ा। क्या होगा, बहुत बड़ा। अब जैसी फोकस और केंद्रक के बीच में ये वाला लाएं तो ये भी चलाया यहाँ पे, तो ये बनेगा क्या, बड़े बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ क्या बनेगा, बड़ा। फोकस और केंद्रक के बीच में लाए खाली बड़ा। और जैसे हम केंद्रक पर लाएंगे तो इसका प्रतिबिंब केंद्रक पर बनेगा और वस्तु के क्या बनेगा, बराबर। याद रखना, क्या बनेगा, बराबर। अब जैसी केंद्रक और अनंत के बीच में लाएंगे तो वस्तु से जो प्रतिबिंब, सॉरी ये वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहाँ पर बनेगा और क्या बनेगा, छोटा, वस्तु से छोटा। ये देखना, क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। और जैसे इसको हम अनंत पर लेकर आएंगे तो ये फोकस पर बनेगा और बनेगा बहुत छोटा। क्या बनेगा, बहुत छोटा। ठीक। अगर वस्तु को केंद्रक पर रखेंगे तो किस पर, फोकस पर। अगर इसको एक स्टेप आगे, ये भी आगे, यानी कि केंद्रक सॉरी अनंत और केंद्रक के बीच में, अनंत और केंद्रक के बीच में, अनंत और केंद्रक के बीच में रखेंगे तो ये भी बनेगा फोकस और केंद्रक के बीच में। ठीक। इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मिटा देता हूं और फिर से इसको लिख देता हूं। ये सर जी C है, ये इन्फिनाइट है और ये आपका F है। अगर C पर है तो F पर, अगर सॉरी अनंत पे है तब फोकस पे, अनंत पे है तो फोकस पे, अनंत और केंद्रक के बीच में है तो फोकस और केंद्रक के बीच में, अगर केंद्रक पर तो केंद्रक पर। अब वस्तु के बराबर यहीं पर बनेगा। और जैसे आगे बढ़ेगा तो ये चलाएगा पीछे, और ये वस्तु इतना, तो इससे क्या बनेगा, बड़ा। क्या बनेगा, बड़ा, यानी कि उधर बड़ा तो बढ़ते जाएगा, फिर फोकस पर तो अनंत पर, जो कि बहुत ही क्लियर। तो इतना तक तुम सबको क्लियर हो गया। आज इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। किसके बारे में, उत्तल दर्पण के। याद रखना, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण से हमेशा यही बता देते हैं, उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब और सीधा, काल्पनिक और
सीधा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बड़ा छोटा बन सकता है, लेकिन हमेशा इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता, सीधा, और हमेशा क्या बनता, काल्पनिक। ठीक, यहाँ तक समझ में है। तो उत्तल दर्पण के भी बारे में बता दिया। अवतल पूछेगा यहाँ से कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल और समतल दोनों। कौन से है जो दोनों प्रकार के, काल्पनिक वास्तविक दोनों, तो ये अवतल। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अच्छा, पूछेगा कि वस्तु को अगर केंद्रक पर रख दिया जाए तो उसका वस्तु का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, तो केंद्रक पर ही होगा। अगर वस्तु को अनंत दूरी पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर होगा, फोकस पे। तो ये चीज तुम सबको क्या करना है ना, याद रख लेना है। और कहाँ पर वास्तविक बनेगा, अब बोले थे कि वस्तु अगर इधर रहेगा जितना तरफ, जहां भी रख दो तो यहाँ से सब बनेगा वास्तविक। अगर यहाँ रखेगा तो यहाँ पर बनेगा नहीं कि बहुत बड़ा, फिर यहाँ आएगा तो हल्का सा फिर बड़ा, यहाँ पर आएगा तो वस्तु के बराबर, यहाँ पर ले जाएगा तो इधर जाएगा छोटा, यहाँ पर आएगा तो फिर फोकस पर बनेगा बहुत ही छोटा। पूछेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा, जैसे बोलेगा कि केंद्रक पर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा, याद रखना, बराबर बनेगा, बराबर। केंद्रक पर वस्तु रखेंगे तो यहीं पर नहीं बनेगा, तो बराबर। अगर हम अनंत पर रखेंगे तो वस्तु बड़ा बने, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा कि छोटा, तो यहाँ पर रखें तो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब बहुत ही क्या होगा, छोटा, बहुत ही छोटा। तो इतने खत्म हो गया। इसको अच्छी तरह से कंप्लीटली याद कर लेना बढ़िया से। यहाँ से तुम्हारा सिर्फ कौन सी आएगा क्वेश्चन में, अरे ऑब्जेक्टिव। अबे ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो थोड़ा सा परावर्तन के नियम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।